स्पॉन्डिलोसिस बीमारी की जानकारी आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं कि स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है और स्पॉन्डिलोसिस क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इनके लक्षणों से कैसे बचा जा सकता है। मैं डॉक्टर विनोद कमल, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिला नागरिक अस्पताल करनाल। तो सबसे पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। हमारे जीवन के अंदर दिन प्रतिदिन वीर एंड टीयर होती रहती है हमारी बॉडी की, जो कि एज से संबंधित समय के अनुसार होती रहती है और जो कि उम्र के हिसाब से वीर एंड टीयर बढ़ती रहती है, और जिसको अगर आम भाषा में बताया जाए तो उसको डिजेनरेटिव आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन, यानी कि जैसे ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये यहाँ से गर्दन से शुरू होकर और ये नीचे बिल्कुल नीचे की ओर ये कमर से नीचे जाके ख़त्म होती है। तो जो ये ऊपर का इसका हिस्सा है इसको सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, और सर्वाइकल रीजन के नीचे थोरेसिक रीजन रहता है, और थोरेसिक रीजन के नीचे लंबर रीजन रहता है, और उसके नीचे कोक्सीजल रीजन रहता है, तो जिसको आम भाषा में लोग मणके भी बोलते हैं। तो जैसे कि ये सर्वाइकल जो C1 यानी कि पहला सर्वाइकल रीजन का वर्टिब्रा है, जिसको ये उसकी बॉडी है और ये उसका सर्वाइकल रीजन का स्पाइन बोलते हैं। और हर एक जो रीढ़ की हड्डी है हमारे, इसके बीच में जिसको आम भाषा में छल्ला बोलते हैं, ये स्पाइनल डिस्क है जो ये येलो कलर में दिख रही है। तो ये सभी वर्टिब्रा के बीच में स्पाइनल डिस्क ये जो दिखाई दे रही हैं येलो, ये स्पाइनल डिस्क है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। तो जैसे जैसे बॉडी की वीर एंड टीयर होती रहती है, तो उसी प्रकार जो ये डिस्क हैं इनकी भी वीर एंड टीयर होने की वजह से डिस्क की जो थिकनेस है, जो इसकी इलास्टिसिटी है, वो भी समय के अनुसार कम होती रहती है। और क्योंकि इस रीजन में लिगामेंट्स भी होते हैं और स्पाइनल मसल भी होती हैं, तो लिगामेंट भी एज के मुताबिक धीरे धीरे थिकन होने शुरू हो जाते हैं, और जो मसल जो है वे वीक होनी शुरू हो जाती हैं, और डिस्क है जो वो घिसनी शुरू हो जाती है। तो ये देखने में पाया गया है कि जो स्पॉन्डिलोसिस है 10 मिलियन, मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर हमारे भारत के अंदर होते हैं। अगर स्पॉन्डिलोसिस हो जाए तो अधिकतर लोगों के अंदर तो कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग दर्द और मसल स्पाज्म की शिकायत लेकर आते हैं। तब इसका कारण क्या है, क्यों होता है स्पॉन्डिलोसिस? स्पॉन्डिलोसिस होने का क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम स्पाइनल जो डिस्क है जो दो वर्टिब्रा के बीच में रहती है, जो बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ये जो डिस्क है इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है जो समय के अनुसार वियर एंड टियर होने की वजह से सूखना शुरू हो जाता है और डिस्क पतली होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार जो डिस्क है कई बार किसी चोट की वजह से भी खराब हो जाती है, या कई बार इसमें जो डिस्क है जो हमारे वर्टिब्रे उसमें से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से भी कोई दिक्कत होती है। इसी प्रकार जो बैकबोन के अंदर जो मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं वो भी थिकन हो जाते हैं, और उन थिकनिंग की वजह से भी अलग अलग तरह की पेन या रेडिएटिंग पेन या नर्व रूट है, कई बार जो डिस्क है वो अपनी जगह से आगे खिसक जाती है, जिसको डिस्क प्रोलैप्स भी बोलते हैं। वो जब नर्व रूट पे कंप्रेस करती है तो उसकी वजह से नर्व रूट का जो ये मसल को सप्लाई नर्व रूट कर रही है उस एरिया में भी दर्द फैल जाता है। तो अब इसके इलाज के बारे में तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पॉन्डिलोसिस भी कई प्रकार की होती है। जैसे अगर सर्वाइकल रीजन में अगर स्पॉन्डिलोसिस है तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। अगर लंबर रीजन में स्पॉन्डिलोसिस है तो उसको हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तो अब ये
जानना ज़रूरी है कि हम कैसे इससे बचा जा सकता है। वैसे तो इस बीमारी का कोई परमानेंट या कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआती तौर में तो हम अपने आप भी अपने स्तर पे भी इस बीमारी से बच सकते हैं, जिसको हम सेल्फ केयर बोलते हैं। उसके अंदर क्या करना है कि या तो पेन, अगर शुरुआती पेन है तो उसको आइस पैक की एप्लीकेशन करके पेन से रिलीफ लिया जा सकता है। गर्म पानी की सिकाई करके पेन से रिलीफ लिया जा सकता है। और कई बार क्या है कि भाई हमें पोस्चर की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने पोस्चर को बदलाव करके इनके सिम्टम से बच सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब कई बारी क्या कि जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, उसकी वजह से जब नर्व रूट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उससे जो दर्द है वो गर्दन के पीछे या सिर तक या बाजू तक भी फैल जाता है। तो जब ऐसा होता है तो उसमें कई बारी फिजियो दवाइयों के साथ साथ उसमें पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट या स्टीरॉयड या साथ साथ फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय फिजियोथेरेपी भी लेना चाहिए। और जब बीमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस ज़्यादा फैल जाती है तो उसकी वजह से कई बारी जो हमारी बाजुओं की मसल्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं, या टांगों की मसल्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं। और जब इस तरह की सिम्टम आने लगे तो इसके लिए कई बार सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सर्जिकल प्रोसीजर से इन सिम्टम से बचा जा सकता है। तो ये तो आज जो मेरा मकसद था कि मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में लोगों तक जानकारी शेयर कर सकूं। तो आज मैं करनाल प्लस का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आज मेरे पास आए और एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस किया और लोगों तक जानकारी शेयर करवाने की कोशिश की गई, जो कि आज के समय में काफ़ी लोगों में कॉमनली पाई जा रही है। और सभी जनता को नमस्कार करता हूं कि वो ये जानकारी को आप ग्रहण करें और लोगों के बीच इसको शेयर करें। धन्यवाद।